हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के बारे में। आज की डेट में पाइथन का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और ओ लेवल के सिलेबस में भी पाइथन एक प्रमुख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में ऐड कर दिया गया है। पहले ओ लेवल के कोर्स में सी लैंग्वेज होती थी, लेकिन अब सी लैंग्वेज को हटाकर आज की डेट में जो पाइथन चल रहा है इसे ऐड कर दिया गया है उसके थर्ड पेपर में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं कि पाइथन क्या है और स्टार्ट करते हैं इसकी पहली क्लास। तो चलिए देखते हैं क्या है पाइथन। पाइथन एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के समय में जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि पाइथन का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और सभी जगह पाइथन का नाम आ चुका है। इस वजह से आज के समय में पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। इसे ग्वाइडो वैन रोसम ने क्रिएट किया, यानी कि ग्वाइडो वैन रोसम जो है वो इसके रचनाकार हुए, जिसे सन 1991 में रिलीज किया गया था, यानी 1991 में इसे रिलीज किया गया मार्केट में। पाइथन के यूजेस। पाइथन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। पहला, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? वेब यानी कि इंटरनेट। जैसा कि आज की डेट में हम लोग वेबसाइट्स, वेब पेजेस को विजिट करते हैं, यूज करते हैं। रोजमर्रा की डेली लाइफ में हम लोग इंटरनेट को चलाते हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट्स होती हैं और वेब पेजेस भी होते हैं। तो ये जो वेबसाइट्स और वेब पेजेस होते हैं इनको क्रिएट करने ही वेब डेवलपमेंट कहलाता है, यानी वेब के लिए डेवलपमेंट करना, वेब पर चलने वाली चीजों को डेवलप करना या बनाना। तो पाइथन का प्रयोग वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट और वेब पेजेस जैसी चीजों को डेवलप करने में किया जाता है। सेकंड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं, जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, कोई गेम हो गया जैसे कि फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेंट वगैरह वगैरह, जितने भी सॉफ्टवेयर्स चलाते हैं जो ऑफलाइन चलते हैं, जिनको चलने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो ऑफलाइन वर्क करते हैं किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पर, वो सभी के सभी सॉफ्टवेयर्स कहे जाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयरों को डेवलप करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो हम पाइथन की मदद से ऐसे सॉफ्टवेयरों का भी निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो पाइथन वेब डेवलपमेंट, इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन दोनों में प्रयोग की जा सकती है। थर्ड है हमारा हैंडल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को बनाने के लिए बहुत बड़ी टीम लगती है, जिसमें बहुत सारा डेटा लगता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को सॉल्व करने, अरेंज करने में भी पाइथन का बहुत बड़ा योगदान होता है। पाइथन की मदद से हम ऐसी मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? वेबसाइट्स और वेब पेजेस को जब आप ओपन करते हो या फिर ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म भरते समय किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जैसे कि आपको नाम लिखना है तो नाम लिखते समय आप कुछ गलत लिख देते हो, तो आपके पास एक पॉपअप आता है या फिर एक मैसेज शो होकर के आता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इस चीज की गड़बड़ी है। तो उसे वैलिडेशन चेक कहा जाता है। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी गलत एंट्री होने पर एक मैसेज के रूप में यूजर को दिखाना कि आपने ये गलत लिखा है, इस चीज को आप सही करें। इन सभी चीज़ों को वैलिडेशन चेक करवाना कहते हैं। तो ऐसे पेजेस को वैलिडेट करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं, जिनमें आज की डेट में जावा स्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट यानी विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जहां पर पहले जावा स्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट के इस्तेमाल के द्वारा हम वैलिडेशन चेक लगाते थे वेब पेजेस पर, वेबसाइट्स पर, उसी प्रकार से पाइथन की मदद से हम स्क्रिप्टिंग का भी काम कर सकते हैं। यानी कि पाइथन बैकएंड कोडिंग के लिए तो प्रयोग होती ही है, इसके साथ साथ आप स्क्रिप्टिंग के तौर पर भी पाइथन का प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है यूज्ड विद अदर सॉफ्टवेयर्स। पाइथन का प्रयोग किसी अन्य सॉफ्टवेयर के साथ मिला करके भी किया जा सकता है। यानी कि अगर हम किसी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट को बनाते समय अगर हम किसी अन्य सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि जावा या PHP या किसी भी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम पाइथन को कंबाइन करके भी वहां पर यूज कर सकते हैं। तो पाइथन अकेली भी वर्क कर सकती है और पाइथन किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी वर्क कर सकती है। नेक्स्ट है यूज टू कनेक्ट डेटाबेसेस एंड टू रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। पाइथन की मदद से हम डेटाबेसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपने कंप्यूटर या फिर किसी अन्य के कंप्यूटर में ही रखी हुई किसी भी फाइल को आसानी से रीड करना, राइट करना, एडिट करना या फिर डिलीट करना, ये सभी काम आसानी से हम पाइथन की मदद के द्वारा
कर सकते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार दोबारा बता देना चाहता हूं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें किसी अन्य कंप्यूटर के द्वारा मंगाया हुआ डेटा, अब ये अन्य कंप्यूटर कौन सा होगा, वो ऑनलाइन डेटा भी आ सकता है किसी अन्य कंप्यूटर से और ऑफलाइन डेटा भी आ सकता है किसी अन्य कंप्यूटर से। तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी कंप्यूटर से डेटा को मंगाकर किसी अन्य कंप्यूटर या फिर सर्वर में अरेंज करके डेटा को व्यवस्थित रूप से रखना, ये काम होता है हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयरों का। डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स डेटाबेसेस यानी कि एक तरीके से एक फोल्डर बनाते हैं जिनमें टेबल्स के रूप में डेटा को अरेंज करके रखा जाता है। तो ऐसे डेटाबेस सॉफ्टवेयरों में से डेटा को फेच करके निकालना और डेटा को स्टोर करना, डेटा को अपडेट करना और डेटा को निकालकर यूजर को स्क्रीन के ऊपर शो कराना, ये सभी काम हम पाइथन के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाइथन के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि क्या क्या खास बातें हैं। पाइथन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि विंडोज, लाइनक्स और मैक इत्यादि पर वर्क कर सकती है। पाइथन को इस प्रकार से बनाया गया है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से चल सके। प्लेटफॉर्म का अर्थ क्या होता है? प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जैसे कि विंडोज, लाइनक्स और मैक, इसके अलावा और भी अन्य प्लेटफॉर्म्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आज की डेट में उपलब्ध हैं और हमारी पाइथन किसी भी प्लेटफॉर्म यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर सपोर्ट करती है और किसी पर भी आसानी से चल सकती है। नेक्स्ट है, इसके सिंटैक्सेस इंग्लिश लैंग्वेज के समान होते हैं। पाइथन के सिंटैक्सेस को, सिंटैक्सेस क्या अर्थ क्या होता है? लिखने का तरीका। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करने का या प्रोग्राम बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं और उन्हीं तरीकों को सिंटैक्सेस बोला जाता है। तो पाइथन में भी जो सिंटैक्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा आसान होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। जितना आसान इंग्लिश लैंग्वेज होती है लिखने में, उतना ही ज्यादा इजी पाइथन के सिंटैक्सेस को रखा गया है ताकि यूजर को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में पाइथन के प्रोग्राम्स बहुत ही कम लाइंस में लिखे जा सकते हैं। जहां कि हम लोगों ने देखा था कि सी लैंग्वेज और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब आई थी तो उनमें प्रोग्रामिंग करने के कुछ रूल्स होते थे। थोड़े से काम के लिए कई लाइनों को लिखना पड़ता था और उन लाइनों को लिखना कंपलसरी होता था, वरना प्रोग्राम चलता नहीं था। वहीं पर पाइथन को इतना ज्यादा आसान और इजी बनाया गया है कि इसमें बहुत ज्यादा लाइनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी एक्स्ट्रा लाइन को लिखना नहीं पड़ता। जिस लाइन की आवश्यकता है आप केवल उस लाइन को लिखें। तो पाइथन के प्रोग्राम्स अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटे और आसान होते हैं। पाइथन में प्रोग्राम्स प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फंक्शन वे किसी भी तरह लिखे जा सकते हैं। ये प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फंक्शन वे क्या होता है? अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने सी और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम जरूर सुना होगा और शायद वर्क भी किया हो। तो सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाने का तरीका होता था, जो प्रोसीजर होता था, उसे प्रोसीजरल वे कहा जाता था। प्रोसीजरल का अर्थ क्या होता है कि सी में प्रोग्राम्स को बनाने के लिए एक फिक्स स्ट्रक्चर होता था और हमें उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता था। जैसे कि सी के प्रोग्राम्स में सबसे ऊपर हेडर फाइल्स लगाई जाती थी, studio.h, conio.h, एंड उसके बाद हमें मेन फंक्शन को कॉल करना पड़ता था, कर्ली ब्रेस लगाना पड़ते थे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, printf, scanf एंड सो ऑन। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपने प्रोग्राम को बनाते थे। हम वहां पर किसी भी लाइन को ऊपर या नीचे नहीं लिख सकते हैं कि अगर हम चाहें कि अपनी हेडर फाइल्स को बीच में या फिर कहीं लास्ट में लगा दें तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। जिस लाइन को जिस पोजीशन पे लिखा जाता है उस लाइन को हम उसी पोजीशन पे लिखते थे। तो ऐसा प्रोग्राम बनाने का जो वे था या तरीका था उसे प्रोसीजरल वे कहा जाता था। उसके बाद जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई जो कि ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रामिंग करते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता था। उन पीसेस को मेथड्स या फंक्शंस बुलाया जाता था। हम किसी भी बड़े काम को करने के लिए हम अपने अलग अलग फंक्शंस को बना करके रख लेते थे, क्लासेस को बना के रख लेते थे। क्लासेस के अंदर ढेर सारे फंक्शंस या मेथड्स को कंबाइन करके रख सकते थे। और अगर हमने अपने फंक्शंस या फिर मेथड्स और क्लासेस को अगर हम एक बार बना चुके हैं तो उनको बना करके रखने के बाद हम ऑब्जेक्ट की मदद से कितनी ही बार उसे एक्सेस आसानी से कर सकते थे। तो वहां पर यह फायदा था हमारे पास कि हम एक बार प्रोग्राम को बना के रख सकते हैं और चाहे जितनी बार यूज करें हमें मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये होती थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच या फिर तरीका। अगला है फंक्शन वे। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि फंक्शन वे, यहाँ पर हम अपने प्रोग्रामिंग को फंक्शनों की हेल्प से बनाते हैं। जैसे कि अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहते हैं तो ऐड के लिए एक अलग फंक्शन बना दिया, सब्ट्रैक्ट के लिए एक अलग फंक्शन बना दिया, मल्टीप्लाई के लिए अलग और डिवाइड के लिए अलग।
अब अगर हमें 2 या 2 से अधिक नंबरों को ऐड करना है तो हम केवल अपने ऐड वाले फंक्शन को या मेथड को कॉल करेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट को कॉल करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई को कॉल करेंगे, एंड डिवाइड को कॉल करना है तो डिवाइड को कॉल करेंगे। तो जिस पर्टिकुलर काम की आवश्यकता है हम पर्टिकुलर उसी ही फंक्शन को केवल एक्सेस करेंगे। तो फंक्शंस की मदद से प्रोग्रामिंग को करना फंक्शन अप्रोच या फिर फंक्शन वे कहलाता है। तो हमारी पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर फंक्शन वे किसी भी तरीके से हम प्रोग्रामिंग क्यों ना करें, सभी तरीके से प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।